बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, आज यौम यकजहती कश्मीर था, एक ऐसा दिन जो महज तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि एक जिंदा अहद, एक इज्तमाई ज़मीर और मजलूम अवाम के साथ खड़े रहने की अज़्म की अलामत। पाकिस्तानी कौम 1990 से हर साल 5 फरवरी को यह दिन मनाती आ रही है ताकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के गयूर अवाम को यह पैगाम दिया जा सके कि वो अपनी जदोजहद में तन्हा नहीं है और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ खड़े हैं। तनाज़ा कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इख्तलाफ की जड़ भी यही मसला है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियां और इजहार राय पर पाबंदियां आलमी ज़मीर के लिए एक सवालिया निशान है। यौम यकजहती कश्मीर हमें याद दिलाता है कि खामोशी जुर्म के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी आज भी उस अज़्म का इयादा करते हैं कि वो कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की जदोजहद में हर सिफारती, हर अखलाकी और हर सियासी फर्म पर उनकी आवाज बनते रहेंगे। सुनो न्यूज की जानिब से हम आज मकबूजाबादी के तमाम कश्मीरी बहन भाइयों की जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं और यह अहद करते हैं कि हम उनकी इस जिद्दोजहद में हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। अब हम बात करेंगे आज के मौजू के हवाले से। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सिफारती सरगर्मियां बज़ाहिर मुज़ाकरात की एक मामूल की कोशिश दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत में दोनों ही फरीक एक दूसरे पर एतमाद करने पर तैयार नहीं है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने यह एतराफ किया है कि ईरान के साथ बराह रास्त आला तरीन सतह पर राबितों की अदम मौजूदगी सिफारतकारी को गैर मामूली तौर पर मुश्किल बना रही है, जिसके बायस वाशिंगटन तेहरान में ताकत के हकीकी मरकज तक रसाई से महरूम है। अमेरिकी नायब सदर ने यह भी कहा कि ईरान में फैसला साजी के महवर सदर नहीं बल्कि रहबर आला है और उनसे बराह रास्त बातचीत के बगैर किसी भी पेशरफ्त को हतमी शक्ल देना मुश्किल है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के फॉर्मेट और एजेंडे पर इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके थे कि बातचीत के मुलतवी होने का खदशा पैदा हो चुका था, लेकिन फरीकैन बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि ओमान ही वो मकाम है जहां इस अहम मुकालमे का इनकाद मुमकिन हो सकता है। अमरीकी मौक़िफ़ महज जौहरी प्रोग्राम तक महदूद नहीं। वजीर खारजा मार्को रूबियो के मुताबिक अगर मुज़ाकरात को बामानी बनाना है तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, खित्ते में उसके इत्तेहादी गिरोहों की हिमायत और अंदरूने मुल्क मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन जैसे मामलात को भी एजेंडे में शामिल करना जरूरी है। ये वो निकात हैं जिस पर ईरान किसी तौर पर समझौता करने पर तैयार नहीं होगा। यही वजह है कि मार्को रूबियो को खुद भी इन मुज़ाकरात से किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद नहीं, जो इस बात की अलामत है कि वाशिंगटन मुज़ाकरात को किसी यकीनी हल के तौर पे नहीं बल्कि एक आजमाइश के तौर पे देख रहा है। रूस ने ईरान से अफजूदा यूरेनियम वापस लेने की तजवीज़ भी दी है, लेकिन तेहरान पहले ही ये वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने जौहरी मवाद की मुंतकली के लिए तैयार नहीं, जिससे यह जाहिर होता है कि वो मुज़ाकराती अमल आसान नहीं होगा। खित्ते के दीगर ममालिक भी इस सूरत हाल को खामोशी से नहीं देख रहे। पाकिस्तान ने खुद को एक सहूलतकार के तौर पर पेश करते हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बड़े मुल्क की हैसियत से वो तमाम सफारती रवाबित किए जो मुमकिन थे और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मिलकर यह कोशिश जारी है कि जंग के बादल छट सके। इस पूरे मंजरनामे में एक और अहम पहलू अमेरिका और इजराइल के दरमियान ईरान के हवाले से मौजूद इख्तलाफ है। अगरचे दोनों ममालिक ही ईरान को मुश्तरका दुश्मन समझते हैं, मगर उनके अहदाफ यकसा नहीं है। इजरायली क़यादत न सिर्फ ईरान की जौहरी और मिसाइल सलाहियतों का मुकम्मल खात्मा चाहती है, बल्कि बाद तज्जियाकारों के मुताबिक वो तेहरान में हुकूमत की तब्दीली को भी एक काबिल कबूल हदफ समझती है। यही वो नुक्ता है जहां वाशिंगटन और तल अवीव के रास्ते जुदा होते दिखाई देते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी तवील और गैर यकीनी जंग का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। यूं ओमान में होने जा रहे मुज़ाकरात ये सवाल पैदा करते हैं कि आया मौजूदा हालात में सिफारतकारी की कोई गुंजाइश मौजूद भी है या नहीं, क्योंकि एक भी गलत फैसला न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत पर भी दूर रस असरात मुरतब कर सकता है। इसी बारे में बात करेंगे हमें एक्स एम्बेसडर जावेद हफीज साहब ने। जावेद हफीज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जावेद हफीज साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद की जो कमी है ये मुज़ाकरात की कामयाबी को किस हद तक मुतासिर कर सकती है, और आप ये क्या समझते हैं कि जो मुस्तकबिल करीब है उसमें ताल्लुकात के ऊपर असर क्या डलेगा? जी देखिए, एतमाद की तो मुकम्मल कमी है, यानी एतमाद जो है एक दूसरे के ऊपर ना होने के बराबर है। और दूसरा ये बात की है कि जो एजेंडा है उसके ऊपर भी इख्तलाफात हैं। कल से जो हैं वो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं मस्कत में, लेकिन ईरान ये चाहता है कि सिर्फ न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम उसके ऊपर बातचीत हो, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि न्यूक्लियर के अलावा मिसाइल प्रोग्राम जो है, मिसाइल्स की रेंज
यानी जितना फासला वो तय कर सकते हैं उस पर भी बात हो। और दूसरा जो ईरान के हमायत याफ्ता नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इन द रीजन लाइक हिजबुल्ला, हुथीज, उनके बारे में भी बातचीत हो। तो काफ़ी यानी जो मुज़ाकरात हैं उनके ऊपर, उनकी कामयाबी के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान। जावेद साहब ये बताइए, अमरीकी नायब सदर के मुताबिक ईरान में फैसला साजी का जो महवर है वो तो रहबर आला है, तो इस पस मंजर में अमरीका के लिए किस तरह की हिकमत अमली मौसर साबित हो सकती है? देखिए वो तो बहुत क्लियर है कि ईरान में हर स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो स्पिरिचुअल लीडर, जिसको रहबर आला भी कहते हैं, वही लेते हैं जी। और ये कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद फिर यह है कि पासदारान हैं जो मेन जंग में जिनका हिस्सा होगा, फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ईरान की एयरफोर्स जो है वो कमज़ोर है, नेवी जो है वो खासी स्ट्रांग है, और ईरानियन शिप्स जो हैं वो खलीज में काफ़ी बड़ी तादाद में फिर रहे हैं। और उस तरफ से, दूसरी तरफ से अमेरिकन जहाज़ जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। और अमेरिकन जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है USS अब्राहम लिंकन, उसके ऊपर कई जहाज जो हैं उसके ऊपर मौजूद हैं, वो भी मौजूद है। तो इस वक्त एक बड़ी सख्त नफ्सियाती जंग जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी है। और अब ये अच्छी बात है कि कल से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि अमेरिका के हलीफ अरब ममालिक जो हैं गल्फ के, वो पूरी तरह उनकी कोशिश है कि ये जंग ना हो। मेरा मतलब है सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, अरब मुल्कों के अलावा तुर्की और पाकिस्तान भी, तमाम मुल्कों की कोशिश है, इजिप्ट, कि ये जंग ना हो, क्योंकि ये जंग जो है ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है। और मेरे ख्याल में जो है वो सदर ट्रंप भी इस चीज़ का पास करेंगे कि वो ऑन वन हैंड वो देखा जाना चाहते हैं कि वो इज मैन ऑफ पीस, लेकिन अगर ये जंग करेंगे, इतनी खतरनाक जंग, तो ही वुड नो लॉन्गर बी अ मैन ऑफ पीस। सही। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर जो है वो इजरायली लॉबी का है, क्योंकि इसराइल में अक्टूबर में इलेक्शन है और नेतन्याहू का ख्याल है कि अगर ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए और उसमें फतह हासिल कर ली जाए, रिजीम चेंज हो जाए, या वैसे ईरान को बहुत नुकसान नाकाबिल तलाफी। जावेद साहब, ईरान के मुज़ाकराती फॉर्मेट और एजेंडे के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये ओमान में होने वाले मुज़ाकरात की अहमियत और मुमकिन नताइज पे क्या असर डाल सकते हैं? वो तो कहते हैं कि ये जो एजेंडा लेके आए हम तो वो नहीं मानेंगे। जी, तहफ़्फ़ुज़ात तो मैंने आपको बताया ना कि दोनों तरफ से हैं कि ईरान ये चाहता है कि बात सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर हो, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर और इस बात पे कि अमेरिका सैंक्शंस कब उठाएगा। सही। क्योंकि सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी को खासा नुकसान हुआ है और हो रहा है। तो वो तो चाहते हैं कि इन दो बातों के ऊपर हो, लेकिन अमेरिका जो है वो एक वाइडर एजेंडा चाहता है, जिसमें मिसाइल प्रोग्राम और जो है नॉन स्टेट एक्टर्स, उनकी जो है मदद करना, वो भी उसको भी ख़त्म कर दे ईरान। तो मिसाइल का ये है कि इस वक्त तो ईरान के पास जो मिसाइल हैं उनकी रीच 2500 किलोमीटर है और इजराइल जो है वो इज वेल विद इन द रीच। तो कोशिश ये है अमेरिका की और इजराइल की कि ये जो है इनका फासला जो है, ये इतना फासला ना तय कर सकें कि वो इजराइल तक पहुंच सकें। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान इस बात पे भी राजी नहीं होगा, क्योंकि ये ईरान को खतरा जो है अब अरब ममालिक से नहीं है बल्कि इजराइल से है। और अगर इजराइल जो है वो स्ट्राइक कर सकता है तेहरान के ऊपर। अच्छा सर, आप जब बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, अमेरिका के लिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और खत्ते में इत्तेहादी गिरोहों की हिमायत
क्यों इतनी तशवीश का बायस है और ईरान क्यों इस पर समझौता करने से गुरेजा है? क्योंकि वो जो प्रॉक्सीज थी वो तो अब खुद अपने पांव के ऊपर खड़ी हो चुकी। जी देखिए, मिसाइल प्रोग्राम तो मैंने अभी आपको बताया ना कि 2500 किलोमीटर तक वो फासला तय कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वो तल अवीव पे जो है वो मिसाइल बरसा सकता है, और ऑलरेडी वो ये काम पिछले साल कर चुका है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल इज वेल विद इन द रीच ऑफ ईरानियन मिसाइल्स। तो इसलिए वो तशवीश का बायस तो है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पिछले जब से ये गजा की लड़ाई शुरू हुई है, हुसी जो हैं, अगरचे अभी वो काफी कमजोर हो चुके हैं, वो जो शिपिंग है रेड सी में, उसको जो है वो बड़ी हद तक उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और रेड सी में शिपिंग जो है पिछले 2 साल में कम हुई है, और उसकी वजह से जहाज़ों का ईस्ट टू वेस्ट फासला बहुत बढ़ जाता है, इंश्योरेंस बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं। तो उससे इंटरनेशनल शिपिंग को ख़ासतौर पे मगरबी ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, उनको सबको नुकसान हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि सी लेन्स जो हैं, यानी जो रेड सी जो है उसमें गल्फ ऑफ एडन, वो ये तो समुद्री मामलात पे सर बात हो गई ना। दूसरी तरफ वो जो रूस कहता है, वो जो उसकी तजवीज़ है कि अफजूदा यूरेनियम जो है वो मुंतकिल कर दे, इसमें मुज़ाकरात में किस तरह की पेचीदगियां हो सकती हैं और ईरान की मज़ाहमत के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है? जी देखिए, ईरान का कहना ये है कि हम 20% तक एनरिचमेंट करेंगे, और वो जो है दैट इज अ लेवल जो पीसफुल है। उससे क्योंकि जो न्यूक्लियर डेटोनेशन है उसके लिए 60% एनरिचमेंट जरूरी होती है। तो ईरान जो है उसने एनपीटी भी साइन किया हुआ है, और एनपीटी के तहत भी ईरान को ये हक हासिल है कि वो एक हद तक जो है वो अपने यूरेनियम को एनरिच करे। और ईरान का प्रोग्राम जो है, आपको याद होगा कि वो जब उन्होंने साइन किया था JCPOA अमेरिका के साथ, तो इट वाज वेल विद इन द इंस्पेक्शन ऑफ IAEA। वो आके देखते रहते थे। तो ईरान को तो ये हक हासिल है कि वो करे, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी दूसरे कंट्री को ये हक हासिल है कि वो ईरान के पीसफुल प्रोग्राम। पाकिस्तान का जो किरदार है, सालसी का किरदार है, ये कशीदगी कम करने में किस हद तक मौसर हो सकता है? इसकी सिफारती हुदूद क्या है, और खित्ते के दीगर ममालिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात पे किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं, और उनके मफादात किस तरीके से मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल होंगे? जी देखें, पाकिस्तान का जो है सालसी का किरदार ये मेजर किरदार नहीं है, इसलिए कि इसमें कई सालिस हैं। इसमें कतर भी सालिस है, इसमें सऊदी अरेबिया भी है, इसमें इजिप्ट भी है, और गालिबन तुर्की भी है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इज़ द ओनली मीडिएटर। तो लेकिन ये है कि बहरहाल हमारा एक किरदार है, हम रेलेवेंट हैं इन मुज़ाकरात के लिए, और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि खित्ते में अमन हो, क्योंकि एक चिंगारी जो है अगर कहीं से फूटी तो उससे पूरा खित्ता जो है वो जंग की आग की लपेट में आ सकता है, और उसके जो हैं नताइज ना सिर्फ इस खित्ते के लिए होंगे बल्कि पूरी दुनिया के लिए होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को तेल की तरसील जो है वो रुक जाएगी, पूरी दुनिया की तजारत जो है वो मुतासर होगी, हमारे अपना जो तेल है उसकी तरसील ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि ईरान जो है एक स्टेबल और पीसफुल ईरान, वो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। मुस्तहकम ईरान जो है जिसके अंदर अमन रहेगा, पाकिस्तान के भी मफाद में है, वो खित्ते के दीगर ममालिक के भी मफाद में है। इसीलिए तमाम जो ममालिक हैं वो मुज़ाकराती एजेंडे के अंदर जो शामिल होना चाहते हैं, हर कोई स्टेक होल्डर है। बहुत शुक्रिया जावेद हफीज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदी नाज़रीन, पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच न खेलने के ऐलान ने क्रिकेट के खेल पर भारत की बालादस्ती को खुलकर चैलेंज किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच न खेलने का फैसला सोच समझ कर किया गया। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि ये इकदाम बांग्लादेश के साथ यकजहती के इजहार और खिलाड़ियों की हिफाजत के तनाजुर में भी जरूरी था। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खेल के मैदान में सियासत की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान ने यह फैसला करने से कबल तमाम पहलुओं के ऊपर गौर किया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने खेलों के मुशीर डॉक्टर आसिफ नजरल ने पाकिस्तान के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जिसने इस इकदाम के इलाकाई और अखलाकी पहलुओं को मजीद नुमाया किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी के मुताबिक ये फैसला बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत करने और ICC के मौजूदा गैर मुतवाज़िन माली मॉडल के खिलाफ एक वाज़ेह रद्द-ए-अमल है, जिसमें इंडिया को गैर मुतनासिब फायदा पहुंचता रहा और छोटे बोर्ड्स नुकसान में रहे हैं। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC पर इन्हिसार कम हुआ है, जिसके बायस पाकिस्तान अपने फैसले करने में आजाद और मुस्तहकम पोजीशन में है। माजी में भी हुकूमत की हिदायत पर टीम्स टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो चुकी हैं। ICC के कवानीन के तहत गैर मामूली हालात जैसे कुदरती आफात, जंग या हुकूमत की हिदायत के तहत यह फैसला किया जा सकता है। ICC ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने के इस इकदाम के तवीलुल मुद्दती असरात हो सकते हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि छोटे बोर्ड जैसे जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका इस फैसले से मुतासिर होंगे, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड्स अपने माली मफाद के तहत गैर जानिबदार रहेंगे। इससे जाहिर होता है कि आलमी क्रिकेट में ताकत और माली असर रसूख का गैर मुतवाज़िन निज़ाम मौजूद है, जिसमें एक मुल्क का फैसला पूरे निज़ाम पर असरअंदाज हो सकता है। माजी में भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होते रहे, जैसे 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 के एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान में खेलने की बजाय न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब किया। इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला आलमी क्रिकेट में भारत की बालादस्ती को चैलेंज करने और छोटे बोर्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात को उजागर करने की एक कोशिश समझा जा रहा है। तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान अगर खामोश रहकर मैच के दिन बाइकआउट करता तो मामलात कहीं ज्यादा पेचीदा और नुकसानदेह हो सकते थे। लिहाजा यह फैसला सोच समझ कर और कौमियों इलाकाई मफादात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ ना खेलने के फैसले से यह भी वाज़ेह हो चुका है कि खेल के मैदान में फैसले कौमी मफाद, खिलाड़ियों की हिफाजत और इलाकाई हम आहंगी के तनाजुर में किया जा सकते हैं। यूं पाकिस्तान ने एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जिससे यकीनन उस जेंटलमैन खेल में सियासी मुदाखलत और भारत की बालादस्ती खत्म करने में मदद मिलेगी। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PCB के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब ने। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले से आप क्या समझते हैं कि आलमी क्रिकेट में भारत की बालादस्ती पे किस हद तक असर पड़ा? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्यालात तो कुछ जो आम लोग बात कर रहे हैं उससे काफ़ी मुख्तलिफ हैं। भारत को यकीनन बहुत नीचा दिखाए जाने की ज़रूरत है। ICC के सामने उनका असल चेहरा भी लाया जाना चाहिए। क्रिकेट की जो दुनिया है उसके लोगों से भी राब्ते करने चाहिए, लेकिन ये तमाम चीज़ें हो नहीं रही। हम अक्सर व बेशतर अपने मुल्क में बैठ के बयानबाजी करते हैं, जो हमारी आवाज़ जो है वो जो ऐसे मुल्क हैं, ऐसे जिनका असर रसूख है ICC में, मेरा नहीं ख्याल उन तक पहुंचती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच रही है या इंग्लैंड तक पहुंच रही है। इन सब मुल्कों को बताना चाहिए। जहाँ तक ये मामला है कि हम टूर्नामेंट तो खेल रहे हैं लेकिन हम इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, ज़ाहिर है उसका एक सख्त काफ़ी असरात होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारी असली शुरू की थी ना कॉज, जिस जो मौक़िफ़ हमने अपनाया था, हम उससे कुछ ऐसे लगता है जैसे हट रहे हैं। और वो मौक़िफ़ बड़ा सीधा साधा था कि बांग्लादेश जो है एक रुकन है, बड़ा अहम रुकन है ICC का, और एक इस वजह से कि उनको सिक्योरिटी के ख़दशात हैं और उन ख़दशात को दूर करने की बजाय भारत जो है हट दर्मी पे आमादा है कि खेलना है तो इन्हीं जगहों पे आके खेलो। जहाँ पे वो उनका एक खिलाड़ी था मुस्तफिजुर रहमान, उसकी भी हिफाजत की ज़मानत वो नहीं दे रहे थे, तो पूरी टीम की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। और ICC का बड़ा तयशुदा उनकी पॉलिसी है कि अगर
किसी मुल्क को दूसरे मुल्क के मेज़बान मुल्क के जो इंतज़ामात हैं और सिक्योरिटी का बंदोबस्त है उस पर ज़रा भी एतराज़ हो तो ICC उसको मजबूर नहीं करती। और उसकी बड़ी सीधी सी मिसाल है कि पाकिस्तान में जब श्रीलंका की टीम पे हमला हुआ था दहशतगर्दी का, अगरचे नुकसान कोई नहीं हुआ था, तो उसके बाद कई साल तक हमारी बहुत कोशिश के बावजूद यहाँ पे टीमें नहीं आ रही थी और ICC ये कहकर उसमें कोई दखल नहीं देती थी कि ये जी आप मुल्कों का आपस का मामला है, अगर उनको खदशात है तो ज़ाहिर है हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन खालिद साहब आपने कहा सर कि सर आपने कहा कि हम शायद उस कॉज से थोड़ा सा हट रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो हमने बायकॉट का फैसला किया ये बांग्लादेश से हिमायत के अंदर किया है। क्या आप ये समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ICC के सामने हमने जो रखी है वो एक मुख्तलिफ स्टेटमेंट है? देखिए, मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या सोच है इस मामले में। मेरी सोच तो बड़ी सीधी सादी है। अब मेज़बान मुल्क जो है वो भारत है। अब उसके तरतीब दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक हम जाके खेल रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं हम भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे। ये तो ऐसे ही है कि आपको कोई दावत पे बुलाए, अब आप उसके घर भी चले जाएं और उसके बाद उसके खाने की तरफ ना देखें कि हम खाना नहीं खाएंगे। मेरे ख़्याल में कोई उसमें इतनी मुझे जान नज़र नहीं आती इस बात में। और पहले तो बांग्लादेश की बातें ख़त्म करके ये हो रहा था कि जी वो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था एशिया कप में और उनके कप्तान ने ट्रॉफ़ी नहीं ली थी तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर PCB वापस इस मौक़िफ़ पे आ गई है कि हम बांग्लादेश की वजह से कर रहे हैं। तो बांग्लादेश तो बेचारा बाहर बैठा हुआ है, पाकिस्तान खेल रहा है, ठीक है, भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेल रहा, तो बांग्लादेश को उससे क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? उनको तो ये कप खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इस मौक़िफ़ को ज़रा और मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके नुकसानात हैं जो ये हम फार्मूले इस पे चल रहे हैं। मसलन ये कि हमने कहा हम भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, चलो जी ठीक है, उनका रवैया ठीक नहीं है, उन्होंने बांग्लादेश के साथ ज़्यादती की है। तो हम किसी इवेंट में कोई टीम जाती है, कोई मुल्क जाता है तो किस लिए जाता है? वो इसलिए जाता है कि वो अच्छा खेल खेले और उस टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश करे। तो फ़र्ज़ कीजिए आपने ये जो मैच है 15 फरवरी वाला वो नहीं खेलेंगे और फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी टीम जो है वो बहुत अच्छा खेलती हुई ऊपर तक चली जाती है, आखिरी 4 में पहुंच जाती है, तो भारत का वहाँ होने का इम्कान तो बहुत ज़्यादा है। फिर भारत के साथ बग़ैर मुकाबले पे तो आप ये इवेंट नहीं जीत सकते। तो क्या उस वक्त जब यहाँ पहुँच जाएंगे इतनी मेहनत करके तो फिर आप कहेंगे कि जी हम तो भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, तो आप टूर्नामेंट से फिर आउट हो जाएंगे। तो आपका एक जो बुनियादी मकसद है कि किसी इवेंट में शामिल होके उसको जीतने की कोशिश करना, कप हासिल करने की कोशिश करना, वो ख़त्म हो गया। अच्छा, एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई चूँकि आप ये जी सर आपने जो उज़र उठाया ये उज़र जो भारत के खिलाफ आप मैच नहीं खेल रहे तो जो अच्छा मुनाफा मिलना था इस टूर्नामेंट का आप उससे भी महरूम हो गए हैं। आप बात कीजिए क्या कहना चाहते हैं? सर जो भारतीय तजियाकार हैं वो ये कहते हैं जी कि अगर इन्होंने बांग्लादेश के चक्कर में पहलवान बनना है और अगर माचो मैन बन के इन्होंने ये फैसला करना है कि हम नहीं खेल रहे तो खुद ही ये अपने लिए कब्र खोद रहे हैं, खुद ही ये अपनी तबाही कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं कि कोई बाबर आजम तरक्की ना करे, सलमान आगा तरक्की ना करे, तो ये इनकी अपनी मर्जी है। भारत का ये जो मौक़िफ़ है आप ये समझते हैं ये जायज़ है या आप ये समझते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन निकाली जा रही है? मैं तो भारत के किसी मौक़िफ़ को भी कोई अहमियत ज़रा बराबर अहमियत नहीं देता। उनका एक वो जो मीडिया है जिसको गोदी मीडिया या क्या कहते हैं, वो उनकी तो बात है कि ज़रा उनको हुकूमत की तरफ से इशारा मिलता है तो वो सारे मिल के चाँ शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तावीलें करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रे करते हैं। मेरा ख्याल है इंतहाई ये बदतमीज़ी का, बदतहज़ीबी का, हर किस्म का गलत वो मुज़ाहरा करते हैं। तो मैं तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मैं तो बुनियादी बात कर रहा हूँ
कि आप ये जो टूर्नामेंट खेलने गए हैं, चूँकि आपने कहा कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, इसका मतलब है कि आप टूर्नामेंट के जीतने का मामला तो आप छोड़ ही देना, उस तरफ आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात मैंने ये कही है कि चूँकि ये आप 15 फरवरी को नहीं खेलेंगे, तो ये एक ज़्यादा कशिश होती है ऐसे किसी तरह के भी ICC के बंदोबस्त किए हुए टूर्नामेंट में, वो ये होती है कि पाक भारत मैच की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, उसके में मुख्तलिफ अंदाजे आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं, तो आप उन पैसों से भी अपने आप को महरूम कर रहे हैं। और तीसरी बात जो आपने कही कि वो जी बांग्लादेश के लिए, तो बांग्लादेश तो बेचारा बाहर बैठा हुआ है, आपने उसके लिए क्या किया, कैसे किया? या तो हो ना कि आप इन शर्तों पे दोबारा वापस आएँ कि जी बांग्लादेश को खिलाओगे तो फिर हम खेलेंगे, वरना हम भी नहीं खेलेंगे। तो ये तीनों चीज़ें नहीं की। और फिर एक और चीज़ भी मेरे ज़हन में आ रही है कि चूँकि ये बाकी भारत छोड़ दें, 2-3 और मुल्क छोड़ दें, अक्सर क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों के पास फंड्स की, पैसों की कमी है। वेस्ट इंडीज़ के पास कमी है, जिम्बाब्वे के पास कमी है, मेरा ख्याल है श्रीलंका की भी यही सूरत हाल है। तो इस किस्म का एक पुरकशिश जो मैच है, उससे उनको भी बड़ी आस लगी होती है कि हमें भी बेहतर आमदनी होगी। आपने उन मुल्कों की हमदर्दी से भी अपने आप को महरूम कर लिया है। तो मेरी नज़र में इस फैसले की कोई ऐसी अहमियत नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसके, चलें ये तो अखलाकी तौर पे ये हमदर्दियां जो हैं वो गवाही हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ICC के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन या प्लेयर्स के मुस्तकबिल पे क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप असूल की बात करें, रवायत की बात करें, तो पिछले कई वर्ल्ड कप भी हुए और मुख्तलिफ इवेंट हुए जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों ने दूसरे मुल्कों का बाइकआउट किया था। आपको याद होगा 1996 में वर्ल्ड कप में कई टीमें जो श्रीलंका नहीं गई थी और जाके नहीं खेली थी, उसके बाद किसी इवेंट पे इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ नहीं खेला था, तो वो तो बड़ी एक मामूल की बात समझी जाती है। लेकिन अगर आपका ताल्लुकात जो है बाकी मुल्कों से मामला ठीक ना हो, आपने सही लॉबी ना की हो, अपना मौक़िफ़ दूसरे मुल्कों तक ना पहुँचाया हो, तो ये भी मुमकिन है कि इस दफ़ा ICC बैठे, और चूँकि ICC इस वक्त बिल्कुल भारत के ज़ेर असर है, उसके सरबराह भी भारत से हैं, उसमें और 2-3 बड़े अहम ओहदों पे भारतीय तैनात हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वो उलट पुलट का कोई और फैसला कर लें कि हाँ जी इन्होंने टूर्नामेंट को सैबोटाज करने की या ख़राब करने की कोशिश की है, लिहाजा इनको कोई ना कोई सलाह दी जाए। और आपके साथ अगर कोई आपके हक़ में कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो और आप ख़ुद भी अपना केस अच्छी तरह ना पेश करें, तो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। अगर यहाँ पे ये चीज़ मुमकिन हो सकती है तो फिर आपके खिलाड़ियों को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो मैं नहीं समझता कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी। देखिए, अगर आपने किसी असूल पे खड़े होना है, अगर आपने हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करनी है, तो उसके लिए आप में अहलियत भी होनी चाहिए, आप में इतना होना चाहिए आपकी गुफ्तगू में असर कि आप दूसरे मुल्कों को कायल कर सकें, अपने साथ मिला सकें। वरना तो कैफियत वही होगी जैसे पहले ICC के वोट में हुई है कि गालिबन 14 वोट जो थे वो भारत के हक में थे और सिर्फ 2 वोट जो थे वो बांग्लादेश की तरफ थे। अच्छा सर, जो मुस्तफिजुर रहमान है, IPL के अंदर उनकी बोली थी 9 करोड़ के करीब तकरीबन, जहां से उनको आउट कर दिया गया था। पाकिस्तान में PSL में उनकी जो बोली हुई है वो हुई है तकरीबन 6 करोड़ में। अब बहुत सारे लोग भारत से ये राय रख रहे हैं कि हमने एक टैलेंट गंवाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत में 9 करोड़ मिलना था, पाकिस्तान में वही भारतीय रुपया उन्हें 2 करोड़ की सूरत में मिल रहा है। आप उनकी PSL में शमूलियत के हवाले से क्या राय रखते हैं? जाहिर है जी, जो कुछ भारत में सपोर्ट हासिल है, कॉरपोरेट सेक्टर की सपोर्ट है जो उनकी क्रिकेट को, उसका मुकाबला तो दूसरे बहुत से मुल्क नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो एक तरफ छोड़े, मेरा ख्याल है जो पुरानी क्रिकेट खेलने वाले फाउंडर मेंबर्स हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो भी अक्सर व बेशतर मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए तो इन्होंने
तीनों ने मिलके एक बिग थ्री फार्मूला बनाया था कि जितने पैसे आते हैं हमारे मुल्कों से आते हैं वो हमारी तरफ रहने चाहिए। तो ये तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि चूँकि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को भारत से बेहतर पुरकशिश ज़्यादा मिल रहे थे पैसे और यहाँ पे आके कम मिल रहे हैं, तो ये तो होना ही होता है, ऐसी इसमें कोई अहमियत की बात नहीं। बल्कि मेरे ख्याल में सोचना चाहिए आईसीसी को कि अगर किसी मुल्क से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और आपके दूसरे 8-10 जो बरादरी कहना चाहिए ना, जितने भी आईसीसी के मेंबरान हैं, और उनके पास फंड्स की कमी है, वसाइल की कमी है, जिसकी वजह से वो बेहतर क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, तो फ़र्ज बनता है, मैं समझता हूँ कि इन मुल्कों का, जैसे भारत है या ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है, इनका फ़र्ज बनता है कि उन मुल्कों की तरफ वसाइल ज़्यादा भेजें ताकि वहाँ पे क्रिकेट बेहतर हो सके, वहाँ पे क्रिकेट को फरोग मिल सके, वहाँ पे क्रिकेट बेहतरी हो सके और बरादरी जो है उसको किसी न किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, लाहौर में 2 दहाइयों के वक्फे के बाद कल से खुशियों और रंगों का त्यौहार बसंत शुरू हो रहा है, जिसके लिए एक जानिब तो शहर भर को दुल्हन की तरह सजाया गया, तो दूसरी जानिब जिंदा दिलाने लाहौर भी पतंगबाजी का सामान खरीदने में मसरूफ है। मार्केट्स में आज दिन भर रश रहा और शहरी खरीदारी में मसरूफ रहे। मोची गेट, कृष्ण नगर, सांदा, समनाबाद और इछरा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगों, गुड्डों और पिन्नों की खरीदो फरोख्त जोरों शोर से जारी है। चौथे रोज सिर्फ डोर गुड्डों को फरोख्त करने में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है और 10 लाख से ज्यादा गुड्डे और 20,000 से ज्यादा पिन्ने फरोख्त हुए हैं। 1.5 तावा गुड्डा 700 रुपए, 1 तावा 400 रुपए और पौना तावा जो है वो 300 रुपए में दस्तयाब है। 2 पीस का पिन्ना 12 से 15,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब शहरियों की बड़ी तादाद ये शिकायत कर रही है कि मोची गेट में अक्सर दुकानों पर सामान खत्म हो चुका है और कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। पतंग फरोशों का यह कहना है कि वो वक्त की कमी के बायस मौजूदा तलब पूरी नहीं कर सके और पेशावर समेत दीगर शहरों से सामान मंगवाया जा रहा है, जिसके बायस कीमतों में इजाफा हुआ है। खरीदार भी इस सूरत हाल पर परेशान है क्योंकि बाजार में कहीं पतंग नहीं मिल रही तो कहीं डोर दस्तयाब नहीं है और जिन दुकानों पर सामान दस्तयाब है वो मुंह मांगी कीमतें मांग रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने 6 से 8 फरवरी तक सख्त शराइत के साथ 3 रोज के लिए बसंत मनाने की इजाजत दी है। बसंत पर केमिकल और मांझे वाली डोर के अलावा चरखी के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, जबकि मोटरसाइकिल पर हिफाजती रॉड्स की तनसीब लाजमी करार दी गई है और पतंगों पर मजहबी या सियासी शख्सियात की तस्वीर पर सख्त पाबंदी है। शहर भर में दफा 144 नाफिज करके अमन आमा बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि ये इक़दामात शहरियों की हिफाजत के लिए जरूरी है। उन्होंने आज लिबर्टी चौक का दौरा भी किया और बसंत के इंतजामात का जायजा लिया। बसंत का जश्न लाहौर की तारीख और सकाफत का एक अहम हिस्सा रहा है। 1950 की दिहाई से लेकर 2000 के अवाइल तक छतों पर बसंत की मौसीकी की गूंज हर छत पे सुनी जा सकती थी। शहरी पतंगबाजी के साथ साथ मकबूल गीत दिल हुआ बो काटा या फिर अबरारुल हक और दलेर मेहंदी के गीतों से भी लुत्फ अंदोज होते थे। यही वजह है कि रवां बसंत पर भी बहुत से नए गीत रिलीज किए गए हैं। पंजाब के दीगर शहरों के लोग मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बसंत मनाने की अपनी ख्वाहिश और शौक का इजहार कर रहे हैं, जिसने बसंत के लिए अवामी ख्वाहिशात को और भी नुमाया किया है। जबकि पंजाब के दीगर शहरों के अलावा कराची से भी लोग बड़ी तादाद में बसंत मनाने के लिए लाहौर का रुख कर रहे हैं। 2 दहाइयों के इंतजार के बाद लाहौर में बसंत का ये जुनून शहर की सकाफत, मौसीकी और तारीखी रिवायात की अक्कासी करता है, जहां हर बच्चा, जवान और बुजुर्ग मौसम बहार की आमद के इस जश्न में हिस्सा लेने के लिए बेताब दिखाई देता है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शख्सियत ने कि जिसके गानों से बसंत के जश्न की इब्तदा हुआ करती थी। मारूफ गुलकार अबरारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबरारुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अबरार भाई, 2 दहाइयों बाद बसंत की वापसी हो रही है, तो लाहौर की सकाफत और शहरी जिंदगी पर यह किस तरीके से असर डाल सकती है? देखिए, पहले तो सोशल मीडिया था ही नहीं और जो उसको अब हाइप मिलेगी और अभी मिलना शुरू हो गई है, इससे पहले ये मंजर हमने पहले कभी नहीं देखे। बसंत को हमने सेलिब्रेट किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत बड़ा इवेंट बन गया था हमारा और पूरी दुनिया से लोग आते थे। आज भी हम देख रहे हैं कि इतने अरसे के बाद चूंकि हो रही है, तो हंगर और थर्स्ट लेवल बहुत पीक को छू रहा है पाकिस्तान में और समझ नहीं आ रही। मेरे पास इतने इनविटेशंस हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस दोस्त को कहूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। और तकरीबन अब मैं कॉन्टिन्यूसली गाड़ी में बैठ के मुख्तलिफ जगहों पे उस दिन जा रहा हूँगा और चूंकि सोशल मीडिया एक्टिव है
और हर तरफ आज भी मुझे उस तरह का समा जो है वो बल्कि उससे मुझे बड़ा लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस और पूरी दुनिया में, और अगर ये एक रेगुलर इवेंट बन गया तो अगले साल या आने वाले सालों में ये इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा मस्बत असर डालेगा, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के ऊपर एक बड़ा मस्बत असर होगा, और लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है और नौजवान, ये जेनजी ने तो कभी गुड्डी उड़ाई नहीं इससे पहले, वो हमसे ज्यादा एक्साइटेड है। वो नहीं, जेनजी के हवाले से आपने शायद वो वीडियोस देखी नहीं कि तालाबें कैसे डालनी है, ये कन्नी कैसे देनी है, चप कैसे निकालना है, तो उसके ऊपर भी बड़ी मीम्स बन रही हैं। जेनजी को बताना पड़ रहा है कि भाई किस तरीके से बसंत मनाई जाती थी, तो जेनजी को कैसे बताएंगे? वो पहली दफा उनको प्रैक्टिकली जो इसका एक्सपीरियंस होता है वो आप वो सोशल मीडिया से, या आप वो कह रहे हैं ना ब्रो मैं गूगल कर रहा हूँ उसमें से निकाल रहा हूँ मैं यूट्यूब, तो वैसे होता नहीं है। इनको स्विमिंग सीखने के लिए जैसे पूल में उतरना पड़ता है, इसी तरह इनको मेरा ख्याल है एक दफा इससे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और इनकी उंगलियां बड़ी कटने वाली हैं। सो मैं यही कहूंगा कि अपना ख्याल रखें खसूसी तौर पे, और इट्स नीडलेस टू। अच्छा इब्रार भाई, उम्मीद थी कि हो सकता है कि हमें आपके नए गाने जो हैं वो सुनना पड़े, कोई नया एल्बम आए इस बसंत के ऊपर, हम पुराना जो सुन चुके थे अब किसी नए अंदाज में सुनते। आपको नहीं लगता आपने कहीं ये लूपहोल छोड़ा है? देखें बस मुझे लगता है कि बीच में एक ऐसा डल पीरियड बहुत लंबे अरसे के लिए आया था कि बस हमने एक टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का एक बहुत लंबा अरसा देखा है, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी काफी विटनेस हुई है। लेकिन अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हों। ये इनिशिएटिव एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इसमें अवाम को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अवाम की वजह से ही बंद हुआ था। तो हम बहसियत कौम जो है ना जी, हमें को सबसे पहले राइज करना पड़ेगा अपने, फिर जाके चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, आप कहते हैं अवाम को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सर आप ईमानदारी से बताएं कि जब आखिरी बार आपने बसंत मनाई थी तो आपने एक पतंग कितने की खरीदी थी, या उस वक्त चरखी या पिन्ना कितने का मिलता था? तो अब जाके रेट उसका देखें, वो जो 8,000 से गेम शुरू हुई, अब वो 18,000 पे जाके लोग पिन्ना खरीद रहे हैं। वो जो 300-400 का तावा मिल रहा था वो 500-600 का मिल रहा है, 1.5 तावा 700-800 का मिल रहा है। लोगों के लिए ये कहाँ पे बसंत का मेला रह गया? उनके लिए तो ये टेंशन पड़ी हुई है कि कहीं से मुनासिब रेट पे कोई चीज ही उन्हें फराहम कर दी जाए। देखिए, गरीबों के लिए इंसेंटिव है कि वो लूट के पतंग उड़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। वो बड़ी बड़ी लंबी टांगरियां बनाए, वो सोटियों के साथ आगे। हम ये काम करते रहे, हम कौन सा बड़े वो खरीद के उड़ाने वालों में से थे? हम बच्चे थे और पतंगे खुद ही छत पे आ जाती थी। जब इतनी ज्यादा पतंगे उड़ रही होती हैं तो कोई ना कोई ख्वाब में हमें पतंग आती थी कि एक पतंग आई है और उसके पीछे डोर है और हमने डोर पकड़ ली है। और अभी तो जेनजीज को पता चलेगा जब इनके उस पे सवार होगी बसंत। इनको अभी पता ही नहीं है क्या चीज है। तो जब एक दफा इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, इनको इतना मजा आने वाला है। इन्होंने डिमांड करनी है कि एक मुस्तकिल एक शहर बना दें जहां पे बसंत अलाउड हो। और ये हो सकता है। मैं समझता हूँ कल्लर कहार के पास एक शहर होना चाहिए जहां बसंत फुल्ली अलाउड हो और वहां लोग जाके मनाएं। और वो एक ऐसा एरिया स्पेसिफाई कर दे गवर्नमेंट कि वहां जाएं और जाके और वो पूरा शहर आबाद हो जाए। वो स्पोर्ट्स सिटी बना सकते हैं। इस तरह के बेशुमार इनिशिएटिव्स हैं अगर कोई करना चाहे तो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो पहले बसंत होती थी और अब की बसंत है, इसमें बुनियादी तौर पे फर्क क्या है? यानी ना अब वो वैसी डोर इस्तेमाल की जा सकती है, ना वो बड़े पतंगे इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसको एक फेस्टिविटी बनाया गया है बसंत मेले से ज्यादा। तो इसमें जो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है ये किस हद तक मुस्बत है? लेकिन मुझे तो मोस्टली मस्बत ही लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि बहरहाल गुड्डी बड़ी नहीं उड़ेगी, छोटी तो उड़ेगी। केमिकल डोर नहीं होगी तो और भी अच्छा है कि मेरिट पे काम करो। मतलब पतंग छोटी होगी तो क्या फर्क पड़ता है। जब मेरिट पे गुड्डियां कटेंगी और मेरिट पे, और जिसको उड़ानी आती होगी, और फिर जब कटती है तो फिर कोई लूटता ना जाके। वैसे तो नहीं कोई लूट सकता। गरीबों तक पहुंचाने के लिए गुड्डियां कटनी और कटवानी पड़ेंगी। अच्छा इब्रार भाई, एक पुरजोर फरमाइश है हमारी टीम की भी, और मेरे ख्याल से उन लोगों की भी होगी जिन्हें ज्यादा इस वक्त शौक है और जुनून आया हुआ है, जिन्होंने आखिरी बसंत मनाए 2 दहाइयां
जो है बेताली हैं, कोई एक गाना जो पुरानी याद को ताज़ा कर सके और हमें ये दिखा सके कि उस वक्त का जो जुनून था वो अब किस तरीके से राइज हो रहा है। गुरमुख न लगांगे न लगांगे अज मेकअप किट मुका के नैना दे तीर चला के हो धरती हला के जरा न शर्मा के हो अज मेला वेखण आईया कुड़ियां लौर दियां अज मेला वेखण आईया कुड़ियां लौर दिया। तो अब तो मेला देखने बाहर से भी लोग आ रहे हैं। आपको कोई ऐसा इनविटेशन है कि बाहर से भी आए हुए लोगों ने आपको मैंने कहा सुना है, इस वक्त मैं मरी में हूँ, मैंने सुना है मरी में हूँ इस वक्त कि इस वक्त मोटरवे पे इतना रश है, यानी इस्लामाबाद से लाइनें लग गई हैं जो लोग लाहौर जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस एक्टिविटी में अवाम की डिमांड है ना, तो डिमांड के साथ सप्लाई का होना बड़ा जरूरी है। तो ये एंटरटेनमेंट हंगर जो है इसको दूर करने के लिए, और गवर्नमेंट पैसा भी कमा सकती है, एक एंटरटेनमेंट सिटी बना दें पूरी, जहां पे वाटर पार्क्स हों, जहां पे जंगल हों, जहां पे राइड्स हों, बैलून राइड्स वहां पे हो सकती हैं, वहां पे पतंगबाजी हो सकती है, वहां पे स्विमिंग हो सकती है, और बहुत बड़ा एक सिटी इस हवाले से बन सकता है। और फिर वहां की लैंड कहां से कहां चली जाएगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वहां पे आएंगे। तो इससे, इस रवैये से हमें असेसमेंट से ये पता चलता है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है स्पोर्ट का पाकिस्तान के अंदर। फ्रस्ट्रेशन खत्म करने के लिए भी हर लिहाज से बेहतर होगा, ये हर लिहाज से बेहतर होगा जिस तरीके से अवाम ने इसको बाय किया और जिस तरीके से अवाम एक्साइटमेंट दिखा रही है। इस ज़मन के अंदर इसको वसी पैमाने पर फैलाना चाहिए और उसके लिए इक़दाम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया इब्रारुल हक साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, इसी पे मजीद बात करेंगे। मारूफ गुलकारा उमेरा अरशद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। उमेरा साहिबा, मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका, आपने वक्त दिया। 20-25 साल गुजर गए, वो आवाज़ें जो कानों में रस घोलती थीं, जो छतों के ऊपर म्यूज़िक की सूरत में सुनने को मिलती होती थीं, रफ्ता रफ्ता वो ट्रेंड ख़त्म होता चला गया। अब फिर से बसंत मेले की सूरत में वो दोबारा मंजर देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें एक नई नस्ल भी मौजूद है जिसे ये नहीं मालूम कि उस वक्त का क्रेज़ क्या था, और अब उसे जब ज़ाती तौर पर तजर्बाती मराहिल से गुजर के देखने को मिलेगा तो उसे ये महसूस होगा कि क्या है। आप क्या समझती हैं कि 20-25 साल बाद एक बड़े इवेंट का वापस आना किस हद तक खुशाइंद बात है? मैं समझती हूँ कि इस इवेंट का दोबारा आना बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम लाहौरियों के पास, क्या पूरे पाकिस्तान के पास कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिस पे लाहौरी जो है वो खुश हों और वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकें। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है। सीएम हमारी जो मरियम नवाज साहिबा है, उनका बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने लोगों को खुशी दी। लोग जो हैं वो अब खुश होंगे, और जो हमारी जनरेशन जो है जिसने ये इवेंट कभी नहीं देखा, अब उसको भी चस्का पड़ जाएगा। और मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि जब ये हमारी ये जनरेशन ने देख ली जो है बसंत, तो फिर वो आगे कैसे रहेगी, वो अगले साल फिर मिस करेगी। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा इकदाम है। हम लोग बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत खुश हैं इस इवेंट को लेके। आप क्या समझती हैं कि गुज़श्ता जो बसंतें होती थीं और अब जो हो रही है, उसकी तैयारियां और इसकी तैयारी में बुनियादी फर्क क्या नजर आता है? उसकी तैयारियां भी, वो अपने वक्त में बहुत तैयारियां होती थी, बहुत खुशी होती थी। गवर्नमेंट उसमें भी बहुत लोग जो है वो शो करते थे और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती थी। लेकिन इस दफा की जो है, मैं देख रही हूँ, अभी मैं बाहर से ही आई हूँ, तो मैंने देखा है माशाल्लाह लाहौर जो है वो सजा पड़ा है। लोग जो है वो जोक दर जोक बाहर जा रहे हैं, पार्कों में खड़े हुए हैं, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, खाने चल रहे हैं। तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ ईद पे माशाल्लाह देखते हैं, या कोई ऐसा इवेंट हो जिस पे देखते हैं, लेकिन अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे ईद का समय है। बहुत लोग खुश हैं। आप बसंत के ऊपर जो गाना अगर सुना दें तो अगले जो 3 दिन है वो भी एक समा बंधा हुआ होगा। नए नए गुलकार भी जोर आजमाई कर रहे हैं कि किसी तरीके से अवाम को महसूस किया जा सके। तो वो अवाम जिसको पुरानी याददाश्त में महफूज है कि बसंत कैसे होती थी, उस अवाम के लिए बिलखुसूस एक गाने की फरमाइश है जो आप अपने चाहने वालों के नाम कर सकें।
अच्छा, मैंने किया है गाना। अभी आप देखें, मेरा गाना है बसंत दी गुड्डी दे नाम से। कल मैंने गाना रिलीज किया है, आप माशाल्लाह देखें जाके, बसंत दी गुड्डी। वो गाना है क्योंकि बसंत मुझे बहुत पसंद थी, इसीलिए मैंने बसंत का जो है वो उसी किया है गाने की और वो सब तरफ लोग मैं सुन इशारा सकते हैं। कर रहा हूं कि अगर थोड़ा सा गुनगुना के हमारे नाजरीन को भी आप सुना दे तो। बिल्कुल मैं गुनगुनाती हूँ, मैं क्यों नहीं गुनगुनाऊंगी, मैं गुनगुनाती हूँ। हो जदों छत ते मैं आई, ओ गुड्डी अपनी चढ़ाई। हो जदों छत ते मैं आई, गुड्डी अपनी चढ़ाई। जदों सखियां नू कोल बुलाया, पेचे नल पेचा लाया, ते फिर मुंडिया ने शोर मचाया। सीटी ते सीटी होए होए, सीटी ते सीटी होए होए, सीटी ते सीटी वजी, सीटी ते सीटी वजी, ताली ते ताली वजी, ताली ते ताली वजी। वाह, क्या कहने। एक आखिरी पैगाम उस अवाम के नाम के जिसको इतने बरसों बाद ये मेला देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगी उन्हें कि क्या इकदामात उठाएं कि जिसके बाद मुस्तकबिल में भी ये मेले उसे देखने को मिलते रहे? मैं बस अपनी आवाम को यही कहूंगी कि खुदा रहा हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बसंत जरूर मनाएं, लेकिन एहतियात के साथ मनाएं। धाती जो डोर है उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम लोग जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ एंजॉय करना है, हमारी सबकी जिंदगियां जो है, हमारे बच्चों की जिंदगियां, बड़ों की जिंदगियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने मोटरसाइकिल के आगे राड का इस्तेमाल करें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे सब रंग में भंग पड़ जाए। ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे रंग में भंग पड़े, और हिफाजती इकदामात उठाएं ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसे मेले देखने को मिलते रहें। बहुत शुक्रिया उमेरा अरशद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि अगले 3 दिन जो है वो बखैर व आफियत गुजरेंगे और हशाश बशाश और खुशियों के अंदर गुजरेंगे। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।